हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम और आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में हम सबने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या क्या तरीके हैं, जिसमें हमने क्लियर किया था नेचुरल मेथड, और इसके बाद हमने क्लियर किया था बैरियर मेथड। इसके अलावा हमने क्लियर किया था IUDS इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, है ना। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में कुछ पोर्शंस बचे हुए थे जिसके बारे में हमने डील नहीं किया था, उसको देखते हैं। तो IUDS का मतलब आपको तो पता है क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसा ही है IUDS। इसमें आपको बताया था कि IUDS डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें आपको बताया था नॉन मेडिकेटेड का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके एग्जाम्पल में क्या था? नॉन मेडिकेटेड IUDS के एग्जाम्पल में हमने लिया था लीपर लूप्स। इसके बाद और क्या था इसमें? कॉपर रिलीजिंग, क्लियर। तो कॉपर रिलीजिंग IUDS के एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? Cu7 या कॉपर टी या मल्टी लोड 375, ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे कॉपर रिलीजिंग IUDS में। तो सबका शेप आपको बताया था कि कैपिटल टी के जैसा ही होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या है, उसके पावर का कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक यह काम करता है, क्लियर। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था? हार्मोन रिलीजिंग IUDS। हार्मोन रिलीजिंग IUDS, हार्मोन रिलीजिंग IUDS के एग्जांपल में हमने क्या लिया था? हार्मोन रिलीजिंग IUDS के एग्जांपल में हमने लिया था LNG20 या प्रोजेस्टासर्ट, ये लिया था एग्जांपल में हमने। अब थोड़ा सा समझना है ये किस टाइप का होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDS जो आप देख रहे हैं, ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, या इसमें किस तरह के हार्मोन फील्ड्स भरे हुए होते हैं? तो इसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कम्बिनेशन होता है इसमें। ध्यान रहे इसका शेप भी कैसा होता है? कैपिटल टी के जैसा, क्लियर। जिस तरीके से हमने देखा था लास्ट टाइम, उसी तरीके से इसका शेप भी कैपिटल टी के जैसा होता है, और इसमें भी इस तरीके से थ्रेड लगे होते हैं, क्लियर। और इसमें पूरी तरह से क्या भरा हुआ होता है जी? हार्मोन। मेनली आप ध्यान में रखोगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए इसे कैसे ही इंसर्ट करते हैं। तो जिस तरीके से हम कॉपर टी को इंसर्ट कर रहे थे यूटेरस के अंदर, सेम तरीके से इसको भी इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये यूटेरस है, इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब है, ये वेजाइना, इस तरीके से ये यूटेरस के इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम, इस तरीके से सर्विक्स। तो जिस तरीके से हम उसे इंसर्ट कर रहे थे, किसे? कॉपर टी को, यहाँ पे भी दोनों को जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने से क्या होगा जी? इसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये जितना थिक आपको दिख रहा है एक्चुअली इतना नहीं होता, वो भी पतला होता है, इस तरीके से और इसमें थ्रेड लगा होगा। तो ये सर्विक्स के रास्ते जब हम इसको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा इस तरीके से, और इसका थ्रेड इस तरीके से होगा वेजाइना में। और ये थ्रेड जो है आपको बताया था इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है कि किसी भी तरह का कोई इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए ये प्रोजेस्टासर्ट या LNG20 जो भी हार्मोन रिलीजिंग IUDS है, ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, चूंकि इसमें हार्मोन भरा हुआ है और हार्मोन जब रिलीज होगा तो लेवल उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये यूटेरस जो है ये अनफिट हो जाता है। किस लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। अगर सीमेन इन भी किया
स्पर्म इन भी किया यूटेरस के अंदर, वो फैलोपियन ट्यूब तक गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट भी बन गए, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गए, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं होगा। इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होनी चाहिए, जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं होता, यानी कि यूटेरस अनफिट होता है इम्प्लांटेशन के लिए, और ऐसा होने से इम्प्लांटेशन कभी होगा ही नहीं, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आगे का प्रोसेसेस नहीं होगा, है ना, बेबी का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। चलिए, तो ये था IUDS के बारे में। इसके बाद हम कुछ और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में जानते हैं, और इसके बाद हम क्या जानेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, थोड़ा सा ये समझते हैं हम। इसके बाद मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस शायद 3rd नंबर तक हमने क्लियर किया था, 4th नंबर में है केमिकल मेथड। क्लियर, क्या है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के हम एग्जाम्पल को पहले जानते हैं, किसमें क्या क्या एग्जाम्पल में आएगा, है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल में आ सकता है आपका स्पर्मी साइडल क्रीम, क्लियर, या फिर स्पर्मिसाइडल जेली, क्लियर है। इस तरीके से अलग अलग नाम से ये अवेलेबल है। तो यह स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली किस तरीके से काम करता है प्रेगनेंसी को रोकने में, या एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस कैसे काम करता है, इसको समझना है। तो स्पर्मिसाइडल जो जेली या क्रीम होता है, इसमें मेन जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो केमिकल कंपोनेंट्स क्या है, तो इसमें जो मेन केमिकल कंपोनेंट्स है वो है नोनोजाइलोन 9, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, स्पर्म के मोटालिटी को कम कर देता है, और स्पर्म की मोटिलिटी जब कम हो जाती है तो वो मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या उसको डिस्ट्रॉयड भी करता है, नष्ट भी करता है। तो ये तो देखा कि स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज में क्या केमिकल है जो स्पर्म के मोटिलिटी को कम कर रहा है या इसको डिस्ट्रॉयड कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ऐसा होने की वजह से स्पर्म कभी भी फर्टिलाइजेशन साइट तक या फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये किसके द्वारा यूज में लाया जाता है, मेल के द्वारा या फीमेल के द्वारा, है ना। तो इसका जो यूज होता है किसके द्वारा, यूज्ड बाय फीमेल, क्लियर। अब फीमेल कैसे यूज करती है, तो मान लीजिए ये जेली है या क्रीम है, तो इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। वापस से ये यूटेरस, क्लियर, सर्विक्स, वेजाइना। तो ये वेजाइना का जो वॉल होता है, इस वॉल में या इसके सराउंडिंग्स जो होता है, इस क्रीम या जेली को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने से क्या होगा, जब सीमेन रिलीज होगा तो उसमें जो स्पर्म है उस स्पर्म को ये डिस्ट्रॉयड करेगा या उसके मोटिलिटी को कम कर देगा। ऐसा होने से ये एज अ कॉन्ट्रासेप्शन काम करता है, ठीक है। अब देखिए, तो केमिकल मेथड में एक आपने देख लिया स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें मेन केमिकल कंपोनेंट्स का नाम हमें ध्यान में रखना है। नोनोजाइलोन होता है इसमें, इसका काम क्या है, स्पर्म के मोटिलिटी को कम करता है या इसको डिस्ट्रॉयड करता है। किसके द्वारा यूज में लाते हैं, फीमेल के द्वारा यूज में लाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है हार्मोनल पिल्स, क्लियर, या इसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो ये हार्मोनल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या काम करता है। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कॉमन एग्जाम्पल माला डी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं सहेली, और इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं अनवांटेड 22, क्लियर। तो ये सारे इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इससे पहले ये समझते हैं कि ये हार्मोनल पिल्स में होता क्या है, किस चीज़ से ये बना होता है हार्मोनल पिल्स। तो आप अगर हार्मोनल पिल्स के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बेसिकली 2 तरह के हार्मोन्स यूज में आते हैं। या तो कुछ हार्मोनल पिल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस्ट्रोजन से बने होते हैं,
क्लियर। बट मोस्ट ऑफ जो होता है वो कॉम्बिनेशन पिल्स होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों होते हैं। क्लियर। कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है इस पिल्स में। देखिए ये सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि मुंह के थ्रू इसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, है ना। ऐसा ही है टैबलेट्स या कैप्सूल के फॉर्म में जो भी है। अब देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा इसके बारे में, तीनों के बारे में हम समझते हैं। मालाडी जो है इसको 21 डेज तक लगातार यूज किया जाता है। कब से? जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। जैसे मान लीजिए आज फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुएशन का, तो आज से 5th डे तक काउंट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। 5वें दिन से एक टैबलेट लेना स्टार्ट करना है। क्लियर। कब से? 5th डे से। जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसके 5th डे से एक टैबलेट लेना है और लगातार इसको 21 दिन तक लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। वापस से जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो उसके 5वें दिन से फिर से, यानी कि ये पूरे एक मंथ में कितने टैबलेट्स इसको यूज करने हैं? 21 टैबलेट्स डेली यूज करने हैं। ठीक है, एक समझ गए आप मालाडी। दूसरा जो सहेली है ये 1 टैबलेट्स पर वीक, ये सप्ताह में सिर्फ एक गोली खाई जाती है। कौन? सहेली। ठीक है। और ध्यान रहे इसके बारे में, ये नॉन स्टेरॉयडल है। नॉन स्टेरॉयडल कहने का मतलब है कि इसका साइड इफेक्ट नेग्लिजेबल है, या आप कह सकते हो कि साइड इफेक्ट है ही नहीं इस तरीके का। और इसको डेवलप किसने किया सहेली को? CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है हमें। सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम या नहीं के बराबर है, और इसको सप्ताह में एक गोली ली जाती है। और इसको डेवलप किसने किया? CDRI लखनऊ यानी कि सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, या इसने डेवलप किया है। अब देखिए थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है अनवांटेड 22, इसको इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। इमरजेंसी पिल्स, है ना। ये इमरजेंसी पिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ली जा सकती है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अगर 72 घंटे के अंदर इसे इनटेक किया जाता है, लिया जाता है, तो प्रेगनेंसी के चांस को ये 99% तक कम कर देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये अनवांटेड 22 जो है अगर इम्प्लांटेशन हो चुका है, स्पर्म ओवम फ्यूज होकर जाइगोट बन गए, ब्लास्टोसिस्ट बन गए, इंडोमेट्रियम के साथ वो अटैच हो चुके, यानी कि इम्प्लांटेशन जब परफॉर्म हो चुका है उसके बाद ये किसी काम का नहीं है, ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये पिल्स एज अ कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने देखा हार्मोनल पिल्स के बारे में, आपने देखा स्पर्मिसाइडल क्रीम के बारे में। ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज, और इसके बाद क्या देखा आपने? हार्मोनल पिल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा है 4 तरीके का मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। इसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में? सर्जिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, किस तरीके से सर्जरी के द्वारा कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है। तो सर्जिकल मेथड जो है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सर्जिकल मेथड है किसके लिए। ठीक है, ये भी हार्मोनल पिल्स भी किसके लिए है जी? यूज्ड बाय फीमेल, फीमेल के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। सर्जिकल मेथड जो है इसमें क्या किया जाता है ये समझना है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए। मेल के लिए जो सर्जिकल मेथड यूज में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। और फीमेल के केसेस में जो यूज में आता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्लियर हो रहा है? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अब दोनों में क्या करते हैं, किस तरीके का मेथड है ये, इसको भी समझते हैं। वैसेक्टोमी में क्या होगा? आप याद कीजिए जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताए थे कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म बनने के बाद उससे बाहर आता है, उसके बाहर आने के लिए कुछ टिब्यूल्स होते हैं,
उस ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है जिसके थ्रू वो बाहर आता है? उस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं वास डिफरेंस। यही कहते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से ही बना है वैसेक्टोमी, यानी कि यहाँ पर वास डिफरेंस को कट करते हैं या लाइगेट करते हैं। कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ों को हम समझते हैं पहले। तो मेल के केसेज में सर्जिकल मेथड क्या होगा जी? वैसेक्टोमी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पुरुष नसबंदी, और फीमेल के केसेस में ट्यूबेक्टोमी यानी कि स्त्री नसबंदी। अब दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या किया जाता है। पहले मेल के केसेस में हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरीके से, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है, ये यूरेटर जो किडनी से यूरिन को लेकर के आता है यूरिनरी ब्लैडर तक। ये मान लो टेस्टिस वन पेयर है ना, और टेस्टिस में ही किसका प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का। इस तरीके से ये वास डिफरेंस ट्यूब्यूल जिसके थ्रू ये स्पर्म आगे मूव कर रहा है, यूरेथ्रा तक पहुंच रहा है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर जो आप इस जगह पे क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होगा? कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोरेथल ग्लैंड, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया इसके बारे में। फिलहाल हम ये समझते हैं कि वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है। तो टेस्टिस से, ये टेस्टिस है और टेस्टिस से जो ट्यूब निकल रहा है इसे क्या कह रहे हैं? वास डिफरेंस। इसमें क्या करेंगे जी? वास डिफरेंस को कट करके अलग अलग स्टिच कर देंगे। एक तरीका आपने देखा, इसको कट करेंगे और अलग अलग स्टिच कर देंगे। अब जब दोनों को स्टिच कर दिया जाएगा कट करके, तो ऐसा होने से क्या होगा? स्पर्म तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद ये और आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में ही कटा हुआ है। तो जब आगे नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म बीच में ही रुक जा रहा है ना। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहले तो हमने मेथड देखा, क्या किया हमने? वास डिफरेंस को कट किया और इसको स्टिच कर दिया, बांध दिया, ऐसा ही दिया। अब दूसरा इसमें एक और तरीके अपनाए जाते हैं, इसको लाइगेट किया जाता है। लाइगेट यानी कि इसको सिर्फ पुष्ट करके बांध दिया जाता है, ऐसे दबा करके इसको बांध दिया जाता है। क्लियर? ऐसे मान लो कि इसको धागे से बांध दिया, तो बांध देने से भी क्या हुआ? ये यहाँ से स्पर्म आगे नहीं मूव कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो देखा इसको लाइगेट कर सकते हैं, दूसरा इसको कट करके स्टिच कर सकते हैं, ऐसा ही है। अब देखिए लाइगेट क्यों किया जाता है और कट क्यों किया जाता है? लाइगेट करने से ये थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि बाद में अगर बच्चे चाहिए तो उस लाइगेटेड पार्ट को अगर रिमूव कर, मतलब वहाँ पे जिस थ्रेड से, जिस चीज़ से आपने लाइगेट किया है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये चांसेस होता है थोड़ा बहुत कि ये पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट होने लगे, आगे जाने लगे ये स्पर्म, है ना। तो ये संभावना होती है थोड़ी, इस वजह से लाइगेट भी किया जाता है। अब पहले तो कट या स्टिच किया जाता था, अब इसको लाइगेट भी किया जाता है ताकि कुछ संभावना रहे आगे नॉर्मल होने का। ठीक है, तो मेथड तो आपने देख लिया, वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं या लाइगेट कर रहे हैं, और ऐसा होने से स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि अगर नॉलेज ना हो तो बहुत सारे लोग इसमें डरते हैं। जैसे आप जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं या इस चीज़ को नहीं जानते, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फीमेल नसबंदी ही करवा दिया जाए या फीमेल का ऑपरेशन करवा दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा अपने सोसाइटी में। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आता है आखिर कि फीमेल के लिए, जबकि मेल के केसेस में जो नसबंदी है या वैसेक्टोमी है ये बहुत ईजियर है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, कम समय में किया जाता है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है ज़्यादा। बट फीमेल के केसेस में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर ये लोग क्यों नहीं करवाते? फीमेल के केसेस में क्यों करवाते हैं? देखिए यहाँ पर कभी भी वैसेक्टोमी से या पुरुष नसबंदी से सेक्सुअल एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि पेनिस में पहले इरेक्शन हो रहा था, हार्डनेस आ रहे थे, अब वो हार्डनेस नहीं आएगा वैसेक्टोमी के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? फर्क सिर्फ इतना होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो सीमेन रिलीज हो रहा था, उस सीमेन में स्पर्म की जो क्वांटिटी थी 5-6% या 10% तक, जो भी स्पर्म की क्वांटिटी थी, वो स्पर्म की क्वांटिटी इसमें नहीं रहेगी। बाकी फ्लूइड रिलीज होंगे, जिस तरीके से सेमाइनल वेसिकल्स से जो फ्लूइड रिलीज हो रहे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज हो रहे थे, कॉपर्स ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज हो रहे थे, वो सारे फ्लूइड रिलीज होंगे। बस उसमें क्या नहीं रहेगा,
उसमें स्पर्म की जो थोड़ी क्वांटिटी है वो एब्सेंट रहेगा। क्लियर? किसी तरह की कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है ये चीजें? अब देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, देखते हैं हम। तो ट्यूबेक्टोमी में इस तरीके से अगर ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरीके से फाइलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, इस तरीके से। इसी के वॉल के साथ जुड़ा हुआ था क्या चीज? ओवरी। ऐसा ही था, ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं या क्या रिलीज होते हैं, उसकी जगह पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। अब ये ओवम को कलेक्ट कौन करता है जी? फिमरी, और ये कलेक्ट होने के बाद चलाता है फैलोपियन ट्यूब में। जिस तरीके से मेल में वास डिफरेंस को कट कर रहे थे या लाइगेट कर रहे थे, उसी तरीके से फीमेल में फाइलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच करते हैं या फिर इसको क्या करते हैं? लाइगेट करते हैं। ठीक है, तो मेल के केसेस में वास डिफरेंस को कट और लाइगेट करते हैं, फीमेल के केसेस में किसको लाइगेट करते हैं या कट करते हैं? फाइलोपियन ट्यूब को लाइगेट या कट करते हैं। जब फाइलोपियन ट्यूब कट हो गया या लाइगेट कर दिया इसको हमने, तो ओवरी से ओवम तो रिलीज होगा, लेकिन रिलीज होने के बाद वो फाइलोपियन फिमरी से कलेक्ट भी करेगा, फाइलोपियन ट्यूब में आएगा भी, लेकिन ये और आगे मूव नहीं कर सकता। आगे तो मूव स्पर्म को करना था, लेकिन स्पर्म रिलीज भी होगा, ये यूटेरस तक आएगा भी, बट कभी भी स्पर्म और ओवम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। ऐसा ही होगा किसमें? सर्जिकल मेथड में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इस चीज को समझा। उसमें हमने क्या देखा? नेचुरल मेथड, उसके बाद क्या देखा? बैरियर मेथड, उसके बाद क्या देखा? IUDS, उसके बाद क्या देखा? केमिकल मेथड्स, उसके बाद हमने क्या क्लियर किया? सर्जिकल मेथड। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स जो है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद हम इसके बाद के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक क्या है हमारा? अम्नियोसेंटेसिस। अब इसको समझते हैं कि अम्नियोसेंटेसिस क्या है, इसको क्लियर करते हैं। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस है क्या? ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, और इस डायग्नोस्टिक टेक्निक में क्या होता है ये जानते हैं हम डिटेल से। सबसे पहले ये है क्या? तो ये है हमारा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि इस टेक्निक में क्या किया जाता है। अम्नियोसेंटेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये अम्नियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, अब अम्नियोटिक फ्लूइड क्या होता है आपको पता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। जब यूटेरस के अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसके सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ फ्लूइड भरा होता है जो उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। ऐसा ही है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इस अम्नियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? अम्नियोटिक फ्लूइड में के अंदर तो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होते रहता है। तो कुछ सेल जो होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के समय, चूंकि रैपिडली सेल डिवीजन होते रहते हैं और सेल का मॉडिफिकेशन भी होते रहता है, चेंजिंग भी होते रहता है ना। तो जब सेल डिवीजन होते रहता है तो कुछ सेल जो होते हैं उससे आइसोलेट होकर के अलग हो जाते हैं और वो फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? अम्नियोटिक फ्लूइड में। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये यूटेरस है, और यूटेरस के अंदर
ऐसे ये वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। और ये यूटेरस के अंदर की लाइनिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से बेबी डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो इस जगह पर, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पार्ट्स, यहीं पे क्या है, अमनियोटिक फ्लूइड। ये अमनियोटिक फ्लूइड, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होते रहता है तो ऐसा होने से कुछ सेल जो है इसमें चले आते हैं, आइसोलेट होकर के, इससे सेपरेट होकर के अलग चले आते हैं। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है जी, ये अमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, बहुत पतले नीडल्स के हेल्प से इसको ऑब्जर्वेशंस देखते हुए, है ना, इसको बाहर निकालते हैं। और जब भी इस फ्लूइड को बाहर निकालें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा फ्लूइड बाहर ना आए, क्योंकि ये यहाँ पर बेबी के प्रोडक्शन के लिए है, एम्ब्रियो के प्रोडक्शन के लिए ये है, इसकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, है ना। तो अप्रोक्स कितना चाहिए, या लेस देन 15 मिलीलीटर, क्लियर। 15 मिलीलीटर से कम क्वांटिटी चाहिए, किसका, अमनियोटिक फ्लूइड का। 15 मिलीलीटर से कम अमनियोटिक फ्लूइड को हमने बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं इसका, इस फ्लूइड का, इसको विट्रो में रखते हैं, इन विट्रो, ठीक है। विट्रो में क्या होता है, या टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जब इसे रखते हैं तो सेम टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशन इसे प्रोवाइड किया जाता है जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पर था, सेम। ऐसा होने से क्या होगा, वो सेल जो हमने आइसोलेट किया, वो अमनियोटिक फ्लूइड जो लिया उसके अंदर जो कुछ सेल प्रेजेंट है वो सेल यहाँ पर डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड होने लगे तो इसमें से सेल, एक सेल को अलग करना है, चूंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। तो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म होने से क्या होगा, क्रोमोजोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जितना क्रोमोजोम था उतना क्रोमोजोम प्रेजेंट रहेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। तो सेल को सेपरेट करते हैं, और सेल को सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हम एक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और वो हमारा क्या होता है, कैरियोटाइपिंग, ठीक है। कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या है, इसके बारे में और डिटेल से हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम जानेंगे डिटेल से। तो फिलहाल ये समझिए कि कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या है। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है सेल में प्रेजेंट सारे क्रोमोजोम को एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करना जहां पर हर एक क्रोमोजोम को आइडेंटिफाई किया जाए। तो आप समझ सकते हो कि कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या है, सारे क्रोमोजोम को अलग अलग सेपरेट करके हम उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं कि ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये क्रोमोजोम नंबर 2 का पेयर है, ये क्रोमोजोम नंबर 3 का पेयर है, ये 4 का पेयर। तो हम ऐसा कर रहे हैं कैरियोटाइपिंग से कि सारे क्रोमोजोम को देख पा रहे हैं, सारे क्रोमोजोम का स्टडी कर पा रहे हैं, किसके हेल्प से, कैरियोटाइपिंग। एक बार फिर से हमें समझना है, अम्नियोसाइंटेसिस क्या है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, यानी कि बच्चे को जन्म लेने से पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं इस टेक्निक से। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अम्नियोटिक फ्लूइड की कुछ क्वांटिटी को बाहर निकालनी है, और वो क्वांटिटी 15 मिलीलीटर से कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसे विट्रो में रखना है, यानी कि सेम टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करना है जो यूटेरस के अंदर था। इसके बाद इस अम्नियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल प्रेजेंट हो गए जो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करने लगेंगे, इसमें से कुछ सेल को बाहर निकालना है, और उस सेल के सारे क्रोमोजोम को सेपरेट करके हमें एज अ फोटोग्राफ उसे हमें देखना है, स्टडी करनी है उसको। तो कैरियोटाइपिंग में सारे क्रोमोजोम को अरेंज किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। ये हो गया कैरियोटाइपिंग। अब देखिए इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है या इसकी ज़रूरत क्या है, क्लियर है, इस टेक्निक का क्या ज़रूरत है, इसको समझते हैं। अगर क्रोमोजोम नंबर में कुछ चेंजिंग आया, ऐसे इसके बारे में हम जेनेटिक्स आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल से हमें समझ में आएगा, बट यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि अम्नियोसाइंटेसिस क्यों करवाया जाता है, आखिर इसका वजह क्या है, या क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं इससे। सबसे पहली चीज़, इसका इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं इससे हम, तो मान लीजिए हमने क्रोमोजोम की स्टडी की, सारे क्रोमोजोम को सेपरेट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से अगर ये मान लीजिए फर्स्ट क्रोमोजोम का पेयर है इस तरीके से, ये सेकेंड क्रोमोजोम का पेयर है, ठीक है, ये थर्ड क्रोमोजोम का पेयर है जी, ऐसा ही है ना। इस तरीके से क्या होगा, 23rd पेयर भी क्रोमोजोम होगा,
कौन होगा? 23rd पेयर, 23वां सबसे लास्ट क्रोमोजोम। और सबसे लास्ट क्रोमोजोम क्या होता है? ये होता है 6 क्रोमोजोम। क्या होता है ये? 6 क्रोमोजोम, ठीक है। और 6 क्रोमोजोम किसको कहते हैं आपको पता है? 6 क्रोमोजोम एक्स और वाई को कहते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ मेल ये 6 क्रोमोजोम ही डिसाइड करते हैं कि जो बेबी डेवलप होगा एडल्ट के फॉर्म में वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? तो मेल या फीमेल का डिटर्मिनेशन 6 क्रोमोजोम के द्वारा होता है हमें, इसलिए उस क्रोमोजोम को हम कहते हैं 6 क्रोमोजोम। और वो क्या है? एक्स और वाई है। सपोज मान लीजिए कि हमने डायग्नोस्टिक किया, हमने कैरियोटाइपिंग किया, सारे क्रोमोजोम को अलग किया। ये 23वें पेयर क्रोमोजोम में अगर क्रोमोजोम एक्स और वाई है, क्लियर, एक्स और वाई है, तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो क्या है? मेल है। अगर एक्स और एक्स है, क्लियर, तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो क्या होगा? फीमेल। ऐसा ही है ना? और ये तो चलो नॉर्मल है, बट इसका मिसयूज भी हो रहा है। ध्यान दीजिए, फीमेल फिटिसाइड्स जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है, इसका मिसयूज भी है एमनियोसाइंटेसिस का, जो कि अब इलीगल है, इसके लिए कार्रवाई भी की जाती है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं नाउअडे? जब ये कैरियोटाइपिंग करते हैं तो कैरियोटाइपिंग में सारे क्रोमोजोम को दिखाते हैं, ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सेकंड पेयर, जो लेकिन लास्ट में जो 23rd पेयर होता है इसकी जगह पे कुछ और चीज़ें ये लिख देते हैं, उसको नहीं दिखाते। क्यों? तब आप सोच रहे होंगे कि सारे लोग पढ़े लिखे थोड़े होते हैं, उनको पता थोड़े होता है यार कि वो एक्स वाई क्रोमोजोम है या एक्स एक्स क्रोमोजोम है ना। देखिए, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर अगर दोनों क्रोमोजोम एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक्स और एक्स है, दोनों एक्स जैसा। क्योंकि एक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग तरह का होता है और वाई का अलग होता है। अगर डिफरेंट दिखा तो इसका मतलब वो मेल है, बेबी जो डेवलप हो रहा है, और अगर एक जैसा है तो इसका मतलब वो क्या है? बेबी जो डेवलप हो रहा है वो फीमेल है। ऐसा ही है, तो लोग इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जब भी एमनियोसाइंटेसिस करते हैं तो उस 23rd पेयर जो क्रोमोजोम है उसको हाइड कर देते हैं, उसकी जगह पे कोई और चीजें लिख देते हैं। तो एक चीज तो हमने देखा कि एमनियोसाइंटेसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि बेबी मेल है या फीमेल है, एक चीज देखा। अब देखिए इसका मेन रीजन क्या है एमनियोसाइंटेसिस को करने का? ये मेन रीजन नहीं है, ये इलीगल है, जो कि डॉक्टर जल्दी दिखाते नहीं है, बट आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। अब देखिए इसके बाद अगर ये एक्स वाई एक्स एक्स ना होकर ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक्स और 0 हो जाए, क्लियर, यानी कि एक ही एक्स क्रोमोजोम रहे, दूसरा एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट रहे, तब ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में ये जो एबनॉर्मलिटीज है इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसे? टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम के केसेस में क्या होगा? ये एम्ब्रियो डेवलप होगा फीमेल के फॉर्म में, लेकिन इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसमें ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, जो कभी भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए ये फीमेल अगर एडल्ट भी होती है तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी कपल ऐसा चाहेगा कि उसका बेबी इस टाइप का डेवलप हो, है ना। तो अगर ये चीज डिटेक्ट किया जाता है तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? इसको फेटिसाइड्स करवा दिया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो मेन रीजन समझ में आ रहा है एमनियोसाइंटेसिस का? एक तो आपने ये कंडीशन देखा। दूसरा जो है कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो जाए एक्स एक्स वाई, ये कैसे आता है ये चीजें भी हम आगे जानेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि ऐसा हो सकता है ना, या ऐसा होता है। तो टर्नर सिंड्रोम के केसेस में देख रहे हैं एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है, एक्स एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया एक, जबकि होना चाहिए था मेल के केसेस में एक्स वाई, लेकिन एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केसेस में क्या होगा? इसका डेवलपमेंट मेल के रूप में होगा, लेकिन इसमें कुछ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? डेवलपमेंट किस फॉर्म में होगा? मेल के फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें कुछ जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, हाई पिच वॉइस हो जाएगा, है ना, बियर्ड, ये सब डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह का केसेज होगा, इसमें फीमेल के कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। और ये भी चूंकि इसमें मेन जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मेल के रूप में होगा, लेकिन कुछ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। बट ये जो मेल होगा
या ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केसेस में जो व्यक्ति डेवलप होगा, ये भी इनफर्टाइल यानी कि ये भी बेबी को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होगा। क्लियर है? तो इस केसेस में भी फिटिसाइड्स करवाए जाते हैं, यानी कि बच्चे को क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉयड किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ये कंडीशन देखा आपने कि अम्नियोसाइंटेसिस क्यों करते हैं। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ें भी हम जान सकते हैं। जैसे एक डिजीज होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं, हालांकि इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के केसेस में क्या होता है, हमारे बॉडी में बनता है फिनाइल एलेनिन। क्या बनता है? फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसको कन्वर्ट होना होता है किसमें? टायरोसिन में। क्लियर? फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट होना होता है किसमें? टायरोसिन में। और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एंजाइम ही फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन में। अगर ये एंजाइम का फॉर्मेशन ना हो, ध्यान दीजिए, इसके एंजाइम के लिए जो है वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कैपिटल आर जीन है, या कैपिटल आर स्मॉल आर जीन है, या स्मॉल आर जीन है। समझ में आ रहा है? तो ये जीन के पेयर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम इन्हीं से बनता है। ऐसा रहेगा तो ही बनेगा, ऐसा रहेगा तो ही बनेगा। अगर इस तरह का जीन है तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या होगा बाबू? फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरोबिक एसिड में, ठीक है, फिनाइल पाइरोबिक एसिड। जब ये फिनाइल पाइरोबिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ऐसा होने से क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्रेन में, ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा, और ऐसा होने से क्या होगा, जो बच्चा डेवलप होगा वो मेंटली रिटार्डेटेड होगा, दिमागी तौर पे कमजोर होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कोई भी कपल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मेंटल रिटार्डेटेड हो, तो ऐसे केसेस में भी क्या किया जाता है, उस बच्चे को डिस्ट्रॉयड, उस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉयड करवा दिया जाता है। तो ये सारे मेन रीजन है किसके? अम्नियोसाइंटेसिस के, यानी कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के, है ना। इस पर्पस से ये किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये डिटेक्ट करने के लिए कि बेबी मेल है या फीमेल है, ये बिल्कुल इलीगल है। तो ये देखा आपने अम्नियोसाइंटेसिस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, जिसे हम वेनेरियल डिजीज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज है क्या, किसे कहते हैं ये। तो ऑल दोज डिजीजेज विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीजेस कहते हैं। हमारे सिलेबस में कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आज हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, इसमें जितना भी आपको डिजीज दिख रहा है, ये सारे माइक्रोब से फैलते हैं। आपको आगे पढ़ना है डिजीज चैप्टर, जिसमें हम और डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से। लेकिन देखिए, जो माइक्रोब्स डिजीज को फैलाता है, या जिसकी वजह से डिजीज, जिस माइक्रोब्स की वजह से डिजीज फैलता है या कॉज्ड होता है, उसे कॉजिटिव एजेंट या कॉजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर? और बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि कोई कैरियर होता है जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को आगे लेकर के जाता है। जैसे इन केस मलेरिया हम समझते हैं कि मॉस्किटो को बाइट करने से होता है, बट ऐसा नहीं है। मॉस्किटो कौन दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें मॉस्किटो बाइट नहीं करती, लेकिन क्या हमें मलेरिया हो जाता है? नहीं। तो मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेन माइक्रोब्स है वो है प्लाज्मोडियम, और उसका होस्ट है कौन? मलेरिया। यानी कि वो उसका होस्ट है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। यानी कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जब बाइट करती है तो उसके बाइट करने से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में चला आता है। क्लियर? तो यहाँ पर कॉजिटिव एजेंट क्या हुआ, या कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है। और वेक्टर क्या हो गया?
फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करने वाले माइक्रोब्स को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम कॉजिंग एजेंट देखेंगे हर एक डिजीज का कि किसकी वजह से वो डिजीज कॉज हो रहा है। इसके बाद हम उसके सिम्टम को जानेंगे। सिम्टम का मतलब वो लक्षण जिसके बेसिस पे डॉक्टर ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि ये डिजीज किस माइक्रोब से कॉज हुआ है या ये कौन सा डिजीज है ना। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। वन बाय वन हम सारे डिजीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिजीज है वो है क्लेमाइडियोसिस। क्लियर? इस डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रोब्स है उस माइक्रोब्स का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज होता है। तो सबसे पहले आपने डिजीज का नाम देखा और उसका कॉजिंग एजेंट यानी कि जो माइक्रोब्स इस डिजीज को कॉज कर रहा है। अब देखिए इसके सिम्टम को समझते हैं। सिम्टम यानी कि इसका लक्षण, ऐसा डिजीज होने से क्या क्या सिम्टम अराइज होंगे, क्या लक्षण अराइज होंगे जिससे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यही डिजीज है पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले होगा इन केस ऑफ मेल, अगर मेल के केसेस में देखें तो पेनफुल यूरिनेशन होगा। क्लियर? यूरिनेशन में दर्द होगा। थिक पस लाइक डिस्चार्ज, यूरिनेशन के टाइम जो है वो पस लाइक डिस्चार्ज थोड़ा हो सकता है। थिक यानी कि गाढ़ा पस लाइक डिस्चार्ज होता है। तो दो इंपॉर्टेंट सिम्टम मेल के केसेस में देखे जा सकते हैं, पेनफुल यूरिनेशन और दूसरा पस लाइक डिस्चार्ज, ये दो। फीमेल के केसेस में देखें तो इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स वेजाइना फैलोपियन ट्यूब, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सर्विक्स वेजाइना फैलोपियन ट्यूब, इसमें इन्फ्लामेशन, इसमें सूजन कॉज हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसका ट्रीटमेंट और नहीं हुआ तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID यानी कि पेल्विक रीजन में भी इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए या इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो इसकी वजह से ये इंटरनल ऑर्गन में भी फैल जाएगा। इंटरनल ऑर्गन जैसे ओवरी में। अब तो आप सोचो कि अगर ओवरी को इन्फेक्ट कर दिया ये माइक्रोब्स तो ओवरी के इन्फेक्ट होने से क्या होगा? ओवरी का काम क्या था? ओवम रिलीज करना। अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो प्रॉपर ओवम का जो रिलीज हो रहा था उस ओवम को रिलीज नहीं कर पाएगा। और ऐसे केसेस में क्या होगा? जब ओवम रिलीज नहीं होगा स्टेरिलिटी कॉज्ड हो जाएगा, यानी कि वो फीमेल जो है ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, यानी कि वो स्टेराइल हो जाएगी फीमेल। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इस डिजीज में एंटीबायोटिक्स तो काम करते हैं, जैसे टेट्रामाइसिन, साइक्लिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जो कि बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है वो इस केसेस में काम नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो पहला क्लेमाइडियोसिस में कॉजिटिव एजेंट या कॉजिंग एजेंट क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। मेल के केसेस में क्या सिम्टम अराइज होगा? पेनफुल यूरिनेशन और थिक पस लाइक डिस्चार्ज होगा। फीमेल के केसेस में होगा इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, किसमें? सर्विक्स में, वेजाइना में या फैलोपियन ट्यूब में। अगर नहीं हुआ ट्रीटमेंट तो ये पेल्विक रीजन में भी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। और इसके बाद भी अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ऐसे केसेस में इंटरनल ऑर्गन तक भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का पहुंच जाएगा और इवन वो फाइनली क्या कर सकता है? स्टेरिलिटी कॉज कर सकता है। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्लेमाइडिया का सिम्टम देखा और उसका कॉजिटिव एजेंट या कॉजिंग एजेंट को देखा। दूसरा है गोनोरिया। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया नाम का ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये कॉज होता है। इसमें क्या होगा? मेल के केसेस में इन्फ्लामेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आप समझते हैं, मेल के केसेस में एक ही ट्यूब होता है जो सीमेन को भी बाहर निकलता है और यूरिन को भी बाहर निकलता है, उसको हम यूरेथ्रा भी कहते हैं, लेकिन उसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेन को कैरी करने के लिए और यूरिन को कैरी करने के लिए सेम डक्ट है। तो उसमें अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें इन्फ्लामेशन कॉज होगा। ऐसा होने की वजह से क्या होगा? ऐसा होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होगा यूरिनेशन के टाइम। जब यूरिन बाहर निकाला जाएगा उस टाइम जलन महसूस होगा। इसके बाद अगर फीमेल के केसेस में हम इसका सिम्टम देखें तो आर्थराइटिस हो सकता है, अलग अलग जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा जिसकी वजह से दर्द होने लगेगा अलग अलग जॉइंट्स पे। स्टेरिलिटी कॉज हो सकता है यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ऐसा केसेस कॉज हो सकता है ना। ऑप्थेल्मिया कॉज हो सकता है। तो ये फीमेल के केसेस में आप देख सकते हैं सिम्टम और ये मेल के केसेस में आप सिम्टम देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से गोनोरिया सेकेंड जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपने देख लिया, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचेगा। इसके बाद है सिफिलिस। सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम। इसकी वजह से ये कॉज होता है। देखिए, इसका इन्फेक्शन 3 अलग अलग स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? ड्राई हार्ट बैक्टीरियल फील्ड सोर्स अपीयर्स ऑन
कहाँ अपीयर होगा? 90% जो सोर्स यानी कि जो घाव अपीयर होगा वो जेनाइटेलिया यानी कि जो पेनिस है या वेजाइना है इस तरह के ऑर्गन पे ये दिखाई देगा जख्म, और वो हार्ड होगा और बैक्टीरिया से भरा हुआ होगा पूरी तरह से, और कुछ 10% के अप्रोक्स या इससे भी कम जो है वो फिंगर या लिप्स पे दिखाई देंगे। ये फर्स्ट स्टेज में शुरुआती अवस्था में ये सिम्टम दिखेगा। जब ये सेकेंड स्टेज में चला यानी कि ट्रीटमेंट नहीं किया गया उस टाइम, तो क्या होगा? लीजन्स अपीयर्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी जो है वो लीजन्स अपीयर होने लगेंगे। जैसे ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी लीजन्स यानी कि जख्म के जैसी चीजें अपीयर होने लगेंगे। माइल्ड फीवर, हल्का फीवर होने लगेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा। ये अगर थर्ड स्टेज में चला आया तो ऐसे केसेस में क्या होता है? बैक्टीरिया इन्फेक्ट इंटरनल ऑर्गन, ये अंदर के ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओवरी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर भी कॉज हो सकता है। ध्यान रहे, ये सिफिलिस प्लासेंटा को भी कॉज कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। सिफिलिस के लिए जो माइक्रोब्स है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये प्लासेंटा को क्रॉस करके इन्फेंट्स तक या जो फीटस डेवलप हो रहा है उस तक भी ये पहुंचकर डिजीज कॉज कर सकता है। क्लियर? इसके बाद है हेपेटाइटिस बी, जो कि एक वायरल डिजीज है ना, वायरस से कॉज होता है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV इसका कॉजिंग एजेंट है, जिसे हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। ये जब इन्फेक्ट करता है ऐसे, इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, पहले ही दे दिया जाता है जिससे ये कॉज नहीं होता। बट अगर वैक्सीन नहीं लगाया गया प्रॉपर या कॉज हो गया किसी वजह से, तो यहाँ पर देखिए ये जो डिजीज है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। ध्यान रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैलता है। इसका सिम्टम क्या है? नौसिया, उकाई जैसा फील होना, वोमिटिंग होना, है ना, ये दो चीजें। तीसरी चीजें यहाँ पे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यानी कि रेड ब्लड सेल जो है वो जब डिस्ट्रॉयड होता है, तो डिस्ट्रॉयड होने के बाद क्या होता है? उससे दो पिगमेंट निकलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये कहाँ पहुँचते हैं? लीवर तक, और लीवर से फिर ये पहुँच जाते हैं कहाँ? हमारे इंटेस्टाइन में, और वो स्टूल्स के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा हमारे बॉडी में, और इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने से, बढ़ने की वजह से स्किन के नीचे ये आने लगेगा, और स्किन का, आई का कलर जो है वो पीला होने लगेगा, और तब हम इसे क्या कहते हैं? जॉन्डिस, यानी कि हेपेटाइटिस बी की वजह से जॉन्डिस भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, अलग अलग जॉइंट पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा, जिसकी वजह से पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। लीवर साइरोसिस, लीवर फाइब्रस हो जाएगा और वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं होगा, तो ये लिवर डैमेज भी हो सकता है, होता है ऐसे केसेस में। इसके बाद है जेनाइटल हर्पीज, ये भी वायरस से होने वाला डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और जिस वायरस की वजह से ये कॉज होता है वो वायरस है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, है ना। टाइप 2 का हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानेंगे। इसमें क्या होता है? वाटरी ब्लिस्टर्स ऑन जेनाइटेलिया, यानी कि जो वेजाइना है या पेनिस है उसमें वाटरी ब्लिस्टर्स, या ब्लिस्टर्स का मतलब क्या हुआ? फफोला उठ जाएगा, और उसमें क्या होगा? वाटरी सब्सटेंस भरे होंगे, और उस वाटरी सब्सटेंस के अंदर ही क्या होगा? वायरस भरा हुआ होगा। जब वो फटेगा तो ऐसा होने से क्या होगा? वो वायरस चारों तरफ फैलेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, है ना। तो जेनाइटेलिया में वाटरी ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे। ड्यूरिंग पार्चुरेशन वायरस इन्फेक्ट न्यूबॉर्न, है ना। जैसे वेजाइनल रीजन में अगर ब्लिस्टर्स हैं, फफोले हैं, उसमें वायरस है, अगर बच्चा जन्म लेता है उस रास्ते से बाहर आता है तो वो वायरस उसके बॉडी के ऊपर भी स्प्रेड्स होगा, बिखर जाएगा, और न्यूबॉर्न में भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना। तो ये था जेनाइटल हर्पीज, इसका आपने कॉजेटिव एजेंट देखा और सिम्टम देखा। इसके बाद क्या है? जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स में क्या होगा? सबसे पहले इसका कॉजिंग एजेंट या कॉजेटिव एजेंट को देखते हैं। तो इसका कॉजिंग एजेंट या कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में HPV कहते हैं। इसमें क्या होगा? वार्ट्स अपीयर होगा कहाँ? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वही वेजाइना या पेनिस के ऊपर वार्ट्स अराइज होगा, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? ये सर्विक्स में कैंसर कॉज कर सकता है या ट्यूमर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो ये देखा आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है
है ना। ध्यान रहे कभी भी इस तरह के कोई सिम्टम अराइज हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने चाहिए, क्योंकि जब इन डिजीज का शुरुआती अवस्था में इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना फिर आगे चल के। इसके बाद हम और आगे जानते हैं कि कुछ कपल्स में अगर बेबी प्रोड्यूस करने की नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो बेबी प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसे केसेस में कुछ तकनीक, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए हैं जिसकी हेल्प से बेबी डेवलप किए जा सकते हैं या प्रोड्यूस किए जा सकते हैं वैसे कपल बेबी। तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ARTS यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। क्लियर? तो मेल या फीमेल के केसेस में कोई abnormalities हो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे मान लीजिए कि मेल में टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर, लेकिन वह स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, स्पर्म का काउंट क्या है, कम है, तो ऐसे केसेस में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो ये एक कंडीशन आपने देखा। सेकेंड कंडीशन ये देख सकते हैं कि मान लीजिए वन पेयर ओवरी में सिर्फ वन ओवरी फंक्शनल है, सेकेंड ओवरी जो है वो नॉन फंक्शनल है, यानी कि वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। या फिर फैलोपियन ट्यूब कहीं पे दबा हुआ है या फिर वो ब्लॉकेज है वो ट्यूब, तो ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। या फिर वास्ट डिफरेंस कहीं पे ब्लॉकेज है, ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बहुत सारे रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती और कपल बेबी को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होते। तो ऐसे केसेस में कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ तकनीक इस्तेमाल में लाए जाते हैं और वो सारे तकनीक को, टेक्नोलॉजीज को हम कलेक्टिवली कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले नंबर पे है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए नाम से ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, पूरा बेबी का डेवलपमेंट ही टेस्ट ट्यूब के अंदर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं और किस कंडीशंस में ये अप्लाई किया जाता है इसको समझते हैं, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, यानी कि ओवरी से ओवम तो रिलीज हो रहे हैं लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा जी, ऐसे केसेस में स्पर्म ओवम कभी फ्यूज ही नहीं होंगे, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे ये काम करता है टेस्ट ट्यूब बेबी? तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस किया गया था वो था 1958 में सबसे पहले, और इसमें जो बेबी था वो 29 डेज तक ही बेबी सरवाइव कर पाए थे बस। क्लियर? इसके बाद 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ और ये पूरी तरह से जिंदा रहा और इसका नाम क्या था, लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पूरे विश्व में, है ना। हमारे यहाँ भी 1978 में ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, हमारे यहाँ भी, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, या इसको दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है। आगे देखते हैं इसमें मेन प्रोसीजर क्या है, आखिर कैसे किया जाता है ये चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले जो है फीमेल से क्या लिया जाता है, ओवम कलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और मेल से क्या, यानी कि फादर से क्या कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म। ठीक है, अब ये ओवम और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपको पता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो दोनों को फर्टिलाइज्ड करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइज्ड, फ्यूज करवाया जाता है। कहाँ, इन विट्रो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विट्रो में जब फर्टिलाइज करवाया जाता है या स्पर्म और ओवम को रखा जाता है तो इस विट्रो का जो कंडीशंस होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है इसका, वो
सब इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब के जैसा होता है। जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंडीशन था, सेम कंडीशन विट्रो में बनाया जाता है। उसके बाद ही स्पर्म ओवम फर्टिलाइज्ड होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं जी, जाइगोट। अब देखिए ये जाइगोट बनता कहाँ है, आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में ही बनेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए जब ये जाइगोट बन गया तो ऐसा नहीं है कि ये जाइगोट पूरा एम्ब्रियो के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करते हैं जी, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। किस चीज में, फैलोपियन ट्यूब में। किस में ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है, जाइगोट को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। और इसको क्या कहते हैं, जब जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, इसको कहते हैं ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, क्या हो गया ये, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान दीजिए, इसको कब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जब स्पर्म ओवम फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा। लेकिन यही जाइगोट अगर सेल डिवीजन स्टार्ट कर दे, जाहिर सी बात है यहाँ पे रहेगा, सेल डिवीजन स्टार्ट ही हो जाएगा। और सेल डिवीजन होने से इसमें नंबर ऑफ सेल 16 to 32 हो गया। तो ऐसे केसेस में ये क्या बन जाता है, मोरूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो इससे पहले, है ना। जब ये 16 to 32 सेल का हो गया, तब हम इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तब हम इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तब हम इसे यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। और ऐसे केसेस में हम इसे क्या कहेंगे, IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। चीजें क्लियर हो रही है। टेस्ट ट्यूब बेबी के केसेस में हम क्या करते हैं, फीमेल से ओवम कलेक्ट करते हैं, मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, दोनों को विट्रो में फर्टिलाइज्ड करवाते हैं। विट्रो का इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम फैलोपियन ट्यूब के जैसा होता है। जब ये जाइगोट के फॉर्म में बनता है, तब ऐसे केसेस में हम इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिसे ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और यही जाइगोट को अगर यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तब इसे कहा जाता है यही जाइगोट में सेल डिवीजन होने से जब ये 16 to 32 सेल का हो जाता है, तब इसे हम यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और इसे कहते हैं IUT, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो ये तो देख लिया आपने टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके बाद अगला टर्म है हमारा AI का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। सेकंड नंबर पे है AI। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर, इसे कब करते हैं अप्लाई, इसको भी समझना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के अंदर रिलीज होना, ऐसा ही है। लेकिन ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। जैसे मान लीजिए कि मेल के द्वारा स्पर्म जो रिलीज किया जा रहा है वो काफी कम क्वांटिटी में है। क्लियर, कम क्वांटिटी में। तो ऐसे केसेस में आपको पता है कि जब 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, तब उसमें से कोई 100 स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंच पाते। अगर वो काउंट काफी कम हो, तो ऐसे केसेस में कोई भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन के साइट तक या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और ऐसे केसेस में बेबी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तब इसका क्या सॉल्यूशन है, तब ऐसे केसेस में 2, 3, 4 इजैकुलेशन से, इजैकुलेशन का मतलब मेल के पेनिस के द्वारा सीमेन को रिलीज होना, तो एक इजैकुलेशन हुआ तो 200 to 300 मिलियन सीमेन स्पर्म रिलीज हुआ। लेकिन अगर यह स्पर्म काउंट कम है, तब क्या होगा, एक बार इजैकुलेट किया, उस सीमेन को स्टोर किया गया, सेकेंड टाइम फिर से स्टोर किया गया, थर्ड टाइम फिर से स्टोर किया गया, फोर्थ टाइम फिर से स्टोर किया गया। तो 3-4 बार करके सीमेन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उसके बाद आर्टिफिशियली उसको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तब वहां पे 3-4 इजैकुलेशन से जो सीमेन कलेक्ट होते हैं, उसमें स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ऐसा होने से फीमेल प्रेग्नेंट हो पाती है। तो ये था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद क्या है, GIFT। GIFT का मतलब क्या होता है जी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। अब ये गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कब किया जाता है, आप इसको समझिए। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इस तरीके से ये वेजाइना है, और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। इस तरीके से यहाँ भी फैलोपियन ट्यूब है, इस तरीके से ओवरी है। अब देखिए,
अगर मान लीजिए कि ये फिम्बरी ओवम को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर एक जो है ओवरी वो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से या ओवम रिलीज नहीं कर पा रहा हो, या ब्लॉकेज हो, या फिम्बरी ओवम को कलेक्ट नहीं कर पा रहा हो, किसी भी तरीके से ये इस साइड का जो पोर्शन है वो काम नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ऐसे केसेस में ओवम को, जैसे फिम्बरी अगर कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये रिलीज हो गया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ओवम को कलेक्ट करके यहाँ से और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसको? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओवम को यहाँ से कलेक्ट करके, या फिर किसी अगर नहीं कर पा रहा है तो किसी डोनर से ओवम को लेकर के उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म जाएगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब तक, ओवम के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर ओवम बन रहा है ओवरी से और फिम्बरी से कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्लियर, तो ऐसे केसेस में भी GIFT यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे इस टेक्निक को। या फिर अगर ओवम बन ही नहीं रहा तो ऐसे केसेस में किसी डोनर से ओवम लेकर के हम इसे अप्लाई करेंगे। ये आपने देख लिया, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को देख लिया, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को देख लिया। ICSI ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं इसे। तो ICSI का मतलब क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये क्या टेक्निक है जी? तो मान लो ये ओवम है और स्पर्म काउंट कम है, या किसी वजह से स्पर्म फर्टिलाइजेशन के साइड तक ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में काफी पतले नीडल के हेल्प से स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया गया कहाँ? ओवम के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम और डिटेल से बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में जानेंगे। तो आपने इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर को देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो इसमें अलग अलग आपने कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड भी देखा, इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज के बारे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में आपने देखा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से।